गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि हमने प्लस टू का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले सप्ताह ही शुरू किया था, डिमांड, मांग। उसमें हमने किया था मांग का अर्थ क्या है, मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, मांग किन तत्वों पे निर्भर करती है। ऐसा हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें उसके पश्चात हमारा आज का टॉपिक है मांग का नियम। शुरू करते हैं। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड है क्या? सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। परिभाषा है हमारी, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी सीधी सी बात है, वस्तु की अपनी कीमत यदि बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की अपनी कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी मांगी गई मात्रा और कीमत का सीधा सीधा संबंध है। अब इसकी परिभाषा पे दोबारा चलते हैं, जो कुछ बातें क्लियर करनी आवश्यक हैं। पहला हमारा परिभाषा की पहली लाइन है हमारी, अन्य बातें समान रहने पे। ये अन्य बातें कौन सी हैं? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने मांग के अर्थ के साथ साथ मांग के निर्धारक तत्व किए थे, मांग फलन किया था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो पहले वो अवश्य देख लें, मांग फलन के बारे में अवश्य पढ़ लें, तब जाके मांग का नियम हमारे अच्छे से समझ आ पाएगा। मांग फलन में क्या था? मांग फलन में इन बातों की चर्चा की थी हमने, अगर आपको याद हो तो। याद आया मांग फलन? PX, PRY, TENGSYD। कौन से? ये सारे के सारे बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व थे। पहला क्या था, दोबारा याद दिला देता हूं। PX वस्तु की प्राइस, कीमत। X किसी वस्तु की कीमत, खुद की कीमत। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनकी बात की थी हमने। Y इनकम, उपभोक्ता की आय पे निर्भर करता है, वो किन वस्तुओं पे खर्च करेगा, अपनी आय को किस प्रकार बांटेगा। T टेस्ट, रुचि और प्राथमिकताएं। E एक्सपेक्टेशंस, कीमत में या अन्य चीजों में परिवर्तन की आने वाले समय में संभावनाओं पे जिक्र किया था। N जनसंख्या का आकार कैसा है, रचना जनसंख्या की कैसी है। G का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी से था, सरकारी नीतियों से था। S का मतलब सीजन से था, मौसम और जलवायु किस प्रकार की रहती है। और YD डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण किस प्रकार था। इन सब बातों पे चर्चा की थी। ये मांग के निर्धारक तत्व हैं। मांग की परिभाषा पे अगर मैं दोबारा एक बार जाऊं तो मांग का अर्थ हमारा क्या था? वह मात्रा जिस पर कोई उपभोक्ता निश्चित कीमत और निश्चित समय में वस्तुएं खरीदता है, वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार है, इच्छा और योग्यता है। अब मांग के नियम की अगर हम बात करें तो पहला हमारा टॉपिक रहता है अन्य बातें समान रहने पे। अन्य बातें का मतलब है एक, इस वस्तु की खुद की कीमत, क्योंकि हमने कहा था वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पे मांग कम हो जाती है। वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर, इसे मैं हटा देता हूं, बाकी जितने भी निर्धारक तत्व हैं उन वो निर्धारक तत्व समान रहने चाहिए। समान रहने चाहिए का मतलब रिलेटेड गुड्स, PR की अगर मैं बात करूं तो रिलेटेड गुड्स की कीमत में, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं नहीं बदलनी चाहिए, तो ही समान रहेंगी।
आने वाले समय में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए और जनसंख्या का आकार रचना वही रहनी चाहिए, सरकारी नीतियां ना बदलें और मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन ना हो और आय का वितरण भी समान रहे। ये सारी बातें समान रहने पर, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहली लाइन, अन्य बातें समान रहने पे, यानी मांग के जितने भी निर्धारक तत्व थे उसमें उस वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी निर्धारक तत्व हैं वो समान रहने चाहिए। उसके बाद एक पीएक्स, वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर अगर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तब कीमत कम होने पर अगर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो ये हमारा सीधा सा मांग का नियम है। यानी कहने का मतलब है प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों में का संबंध दर्शाता है हमारा मांग का नियम, इस बात को प्रकट करता है, यानी मांग की दिशा को प्रकट करता है। किसके संबंध में? कीमत के संबंध में। कीमत यदि बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, यदि कीमत घटती है, कीमत कम होती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। यानी कीमत और मांगी गई मात्रा, यानी कीमत और मांग में प्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है लॉ ऑफ डिमांड। एक बार फिर से हमारी परिभाषा, अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने पर यदि मांग कम हो जाती है और वस्तु की अपनी कीमत के कम होने पे मांग बढ़ जाती है, इस बात को प्रकट करता है हमारा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसे आप एक टेबल, हमने सूची के बारे में पढ़ा था, अनुसूची के बारे में तालिका, उसके हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं एक वस्तु की कीमत और क्वांटिटी दिखा देता हूं प्रति इकाई और रुपए में। कैसे? जैसे मान लिया कीमत थी 10, उस समय में 100 इकाई किसी वस्तु की मात्रा खरीद रहा था कोई उपभोक्ता या बाजार मांग ये थी। जैसे ही उसकी कीमत 9 हुई, कम हुई, हम वस्तुओं की मांग बढ़कर 100 से 150 हो गई, और कम हुई तो वस्तुओं की 8 होते ही वस्तुओं की मांग बढ़कर 200 हो गई। इससे हम एक ग्राफीय चित्रण, जैसा कि हमने किया था, मांग तालिका या मांग अनुसूची का ग्राफिकीय प्रस्तुतिकरण वक्र कहलाता है, मांग वक्र। अगर मैं मांग वक्र के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करें तो एक्स वाई, ये बात भी हमने की थी कि हम ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे। ठीक है? अब मान लिया जब कीमत 10 थी, मान लिया ये है 10 कीमत थी, तो ऐसी अवस्था में हमारा उपभोक्ता की मांग, व्यक्तिगत मांग या बाजार मांग कोई सी हो सकती है, दोनों से समझ सकते हैं आप। उस वस्तु को ले लीजिए, उस वस्तु की मांग 100 थी, यानी इसे अगर मैं P दे दूं नाम, तो OP अब जब हमारी कीमत थी तब हमारी मात्रा कितनी थी? OL मात्रा हम खरीद रहे थे। मान लिया कीमत घटकर 9 हो गई, यानी कीमत को मैं घटा दूं, ये थोड़ा सा आपको दिखाई कम देगा, यहां कर लेता हूं, कीमत घट गई, यानी इसे मैं P1 नाम दे दूं, तो मात्रा क्या रहेगी? मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा यहां चली आएगी L1। ठीक है? इन दोनों को मिला देते हैं। जब कीमत OP से घटकर OP1 हो गई, यानी कीमत घट गई, ऐसी अवस्था में मांगी गई मात्रा OL से बढ़कर OL1 हो जाएगी, यानी कीमत घटी, कीमत के घटने पे मांग
बढ़ गई है। अब एक और बात लेते हैं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, थोड़ा जगह थोड़ी सी। अगर कीमत ओपी थी और ओपी से बढ़कर यहां चली आती है, इसको मैं नाम दे देता हूं P2। अगर यहां चली आती है तो मात्रा क्या रहेगी, मात्रा इसके ठीक उलट हो जाएगी, L2 यहां चली आएगी। कीमत के बढ़ने पे मांग कम हो गई, मांग OL थी पहले और मात्रा मांग OL थी और OL2 हो गई है, यानी मांग घट गई है। किस कारण, कीमत हमारी OP थी, O से P तक थी और कीमत हमारी बढ़कर OP2 हो गई है। जैसे ही कीमत बढ़ी वैसे ही मात्रा मांग कम हो गई है। ये हमारा मांग वक्र बन जाएगा। हो सकता है मेरे वाला थोड़ा बहुत सीधा ना लगा हो, चौक से सीधा लगा रहा हूं, ये हमारा मांग वक्र निर्धारित हो जाएगा। तो ये हमारा मांग का नियम है। मांग के नियम का क्वेश्चन अगर आपको आता है 4 नंबर का या 6 नंबर का, वो कहता है मांग का अर्थ बताएं, मांग के नियम की परिभाषा दें और मांग के नियम की चित्र सहित व्याख्या करें, संक्षिप्त व्याख्या करें। तो आप बताओगे मांग का नियम की परिभाषा पहले, अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पे मांग कम हो जाती है और किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद ये टेबल बनाओगे, अनुसूची लॉ ऑफ डिमांड की, PX, QX, प्राइस और क्वांटिटी, और ये डायग्राम दिखा दोगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बात को कुछ एक और तथ्यों से भी हम समझते हैं। अब कई बार एक प्रश्न और पूछ लेता है, वो कहता है मांग की मान्यताएं क्या है, मांग की मान्यताएं बताइए, मांग के नियम की मान्यताएं बताइए। तो मांग के नियम की मान्यताओं में हम क्या लिखेंगे, मांग के नियम की मान्यताओं में हमने जो मांग फलन के निर्धारक तत्व थे वो सारे के सारे हम जोड़ देंगे। ये थे हमारे निर्धारक तत्व, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकताएं, संभावनाएं परिवर्तन की, जनसंख्या, सरकारी नीति, मौसम और आय का वितरण। इसमें से ये एक हटा देंगे, ये सारी की सारी हमारी मान्यताएं हो जाएंगी। क्या कि वस्तु से, उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं नहीं बदलनी चाहिए, आने वाले समय में किसी भी परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मौसम और जलवायु नहीं बदलना चाहिए और आय का वितरण नहीं बदलना चाहिए। ये हमारे मांग के नियम की मान्यताएं हो जाएंगी। अगर 2 नंबर का कोई 2 मान्यताएं पूछ लेता है तो इनमें से कोई 2 मान्यताएं बता दीजिए, अगर 4 नंबर का पूछ लेता है तो सारी बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक बात और निकल के आती है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो आप क्या लिखोगे, मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं क्या हुई। पहली बात, हमारी प्राइस और क्वांटिटी दोनों, मांग का नियम बताता क्या है, मांग का नियम है कीमत और मात्रा में, मांगे की मात्रा में संबंध प्रकट करता है। तो पहली विशेषता तो हमारी ये है कि मांगी गई मात्रा और कीमत में संबंध बताता है। संबंध है कैसा, संबंध है कैसा, ओपी हमारी कीमत थी, तब हमारी मात्रा थी OL। जैसे ही कीमत P से P2 गई, यानी OP से OP गई, यानी कीमत बढ़ी, तब मात्रा का क्या हुआ, मांग हमारी OL से घटकर OL2 हो गई, यानी कीमत बढ़ी और मात्रा घटी, यानी कीमत बढ़ी, उस वस्तु की मांग कम हुई, और कीमत जैसे ही उस वस्तु की कम हुई मांग बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत चल रही है दोनों, कीमत बढ़ती है मांग घटती है,
कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। तो पहली विशेषता तो हमारी ये है मांग के नियम की, कीमत और मात्रा दोनों में विपरीत संबंध है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरी बात, मांग और कीमत में स्वतंत्र चर, हमने +1 में किया था, स्वतंत्र चर और आश्रित चर है, कौन सा किस पर निर्भर है? आश्रित का मतलब किसी अन्य पर जो निर्भर है। यहां देखिए, जैसे ही हमारी कीमत ओपी से OP2 हुई यानी मांग बढ़ी, तो ही जैसे ही हमारी OP से OP2 कीमत बढ़ी, वैसे ही मांग कम हुई। इसका मतलब मांग किस पर निर्भर हुई? कीमत पर निर्भर हुई। जैसे ही OP से OP1 कीमत घटी, मांग बढ़ गई, OL से OL1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कीमत पर निर्भर हुई मांग। अतः हमारी दूसरी विशेषता ये बनती है कि कीमत एक स्वतंत्र चर है। ब्लैक बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं या इस सूची को हटा देता हूं, यहां लिखता हूं मैं। आप यहां देखिए, कीमत विशेषताओं में पहला है कीमत व मात्रा में, या मांग कह लीजिए, यहां आपको अच्छे से याद रहेगा, कीमत व मांगी गई मात्रा, सही से ये होगा, मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध। पहली हमारी विशेषता ये बन गई है। दूसरी विशेषता, कीमत एक स्वतंत्र तथा व मांग निर्भर तत्व। दो विशेषताएं हमारी बन गई है। तीसरी हमारी विशेषता, अन्य बातें समान रहने पे। ये मांग का नियम तैयार कब हुआ, कैसे बना मांग का नियम? जैसा कि हमें परिभाषा में हमने पहले भी किया था, जितने भी मांग फलन के निर्धारक तत्व थे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे, यानी जिन तत्वों पे मांग निर्भर करती है, वो सारे के सारे अन्य बातें समान रहने पे वो समान रहने चाहिए। यानी हमारी तीसरी विशेषता बन गई अन्य बातें समान। ठीक है, अन्य बातें समान। चौथी बात, दिखाता क्या है मांग का नियम? मांग का नियम ने क्या दिखाया? मांग के नियम ने यह दिखाया कि जैसे ही कीमत बढ़ी, मांग कम हो गई, जैसे ही कीमत कम हुई, मांग बढ़ गई। आपके इस मांग के नियम ने ये बात तो बता दी कि जैसे ही कीमत बढ़ी, मांग कम हो गई, जैसे ही कीमत घटी, मांग बढ़ गई, परंतु ये नहीं बताया कि कितनी मांग बढ़ी, यानी कितने गुना बढ़ेगी या किस हिसाब से बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये गुणात्मक है, न कि मात्रात्मक और परिमाणात्मक मांग का नियम। यानी ये सिर्फ आपको परिवर्तन की दिशा बताता है कि परिवर्तन की दिशा क्या रहेगी, कीमत के कम होने से मांग किस दिशा में जाएगी। तो हमारी चौथी विशेषता बन जाएगी परिवर्तन की दिशा बताता है मांग का नियम। एक अंतिम बात और, पांचवी हम कह सकते हैं समय से संबंधित। समय से संबंधित का मतलब क्या है? मांग का नियम, जैसा कि मांग के नियम के परिभाषा में है, मांग के अर्थ में भी छुपा हुआ है। निश्चित कीमत निश्चित समय, यानी उस निश्चित समय में ही है ये मांग का नियम प्रकट करता है मांग की दिशा को, कीमत और मात्रा के संबंध को निश्चित समय में ही प्रकट करता है। यानी एक दिन, एक घंटा, एक दशक, किस तरह से, कितना ही समय ले लीजिए। उसके अलावा, क्योंकि जैसे ही समय निकलेगा वो चीजें बदलेंगी तो मांग का नियम भी अपने आप में कीमत और मात्रा की दिशा भी बदल जाएगी। तो ये हमारा मांग का नियम है। यानी आपको इन बातों पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ? मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पे यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत शब्द अवश्य जोड़ना है। और एक बात ये अवश्य परिभाषा में लिखनी है,
तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज मांग के नियम की परिभाषा गलत हो जाएगी। अन्य बातें समान रहने पे ये शब्द, और उसके बाद किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पे मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, और वस्तु की अपनी कीमत कम होने पे मांग बढ़ जाती है, और कीमत ज्यादा होने पे मांग घट जाती है। इसके बाद तालिका, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का संबंध प्रकट कर दोगे, ये वाला डायग्राम बना दोगे। और इसके अलावा मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं 5 हैं। कीमत व मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। कीमत एक स्वतंत्र तथा मांग निर्भर तत्व है, क्योंकि कीमत पे डिपेंड करता है। अन्य बातें समान है। परिवर्तन की सिर्फ दिशा बताता है, यानी गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है, और समय से संबंधित है। अगर इसकी मान्यताओं पे जाएं हम, तो जितना भी मांग के निर्धारक तत्व थे उसमें उस वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर बाकी जो भी निर्धारक तत्व हैं वो सारे के सारे मांग की मान्यताएं हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट्स ऑल।